अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लिबरल ह्यूमनिज्म, विच इज़ ऑल्सो नोन एज थेरी बिफोर थेरी। सब्जेक्ट जो है हमारा लिटरेरी थेरी है, उसका ये टॉपिक है लिबरल ह्यूमनिज्म। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ कि लिबरल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है। लिबरल कहते हैं आज़ाद ख्याल, और ह्यूमनिज्म मीन्स के ह्यूमनिज्म, पहले इज़म पे मैं बात कर लूँ। इज़म क्या होता है? जब भी कोई हमारे पास फ़िलासफ़ी या थेरी हो उसके एंड पे, मतलब जब भी कोई वर्ड हो उसके एंड पे ISM लगा दें। जैसे कि मार्क्स के साथ इज़म लगा दिया, फेमिन के साथ इज़म लगा दिया, फेमिनिज़म, मार्क्सिज़म, पोस्ट कॉलोनियल इज़म, उसके बाद डाडाइज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म, जिसके साथ भी ISM लगा दें वो या तो थेरी या फ़िलासफ़ी बन जाती है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ह्यूमन कहते हैं इंसान को, इज़म मीन थेरी या फ़िलासफ़ी, ह्यूमन की फ़िलासफ़ी, ह्यूमन की थेरी। तो इन शॉर्ट इसके अंदर ह्यूमैनिटी की बात की जाएगी, स्टडी की जाएगी ह्यूमन बीइंग की, और लिबरल साथ में लगा हुआ तो इट मीन्स लिबरल ह्यूमन की स्टडी की जाएगी। तो और सिंपलेस्ट वर्ड में मैं आपको बता दूँ तो इसमें मैन की स्टडी की जाएगी, मैन के राइट्स के बारे में बात की जाएगी। जिस मैन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल नहीं आता, मैन में फ़ीमेल भी आ रहा है, आदमी की, इंसान की बात की जाएगी। मैन के राइट की बात की जाएगी, लिबर्टी की बात की जाएगी, फ्रीडम की बात की जाएगी, इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी। तो इन शॉर्ट जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की बात की जाए, हैप्पीनेस की बात की जाए, वो थेरी जो है उसको लिबरल ह्यूमनिज्म कहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, सुपर नेचुरल पावर है, डिविनिटी है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। इनका मानना ये है कि मैन इज़ नेसेसरी फॉर यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मैन, कि मैन जो है वो नेसेसरी है, मैन सेंट्रल कंसर्न है, मैन की कैपेबिलिटीज़ जो है वही सेंट्रल कंसर्न है इसके अंदर। रिलीजन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, इनका मानना ये है। ठीक है, ये हो गया लिबरल ह्यूमनिज्म का एक कॉन्सेप्ट, यानी कि टाइटल जो इंडिकेट कर रहा है। डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं। अब थेरी बिफोर थेरी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले थेरी जो है वो यही आई थी लिबरल ह्यूमनिज्म की। इसको थेरी बिफोर थेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने डिफरेंट थेरीज़ के लिए वेज जो थे वो पेव्ड किए थे, रास्ते हमवार किए थे। और थेरी की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई थी, बेस इससे शुरू हुई थी। लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट्स थे इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, इसीलिए इसके बाद फर्दर थेरीज़ आई थी जिन्होंने इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं थेरी बिफोर थेरी। तो मेनली ये एक मूवमेंट काउंट होती है, एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर होने क्या वाला है वो तो आपको समझ लग चुका होगा। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे, थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हुए। अच्छा, आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है ऑब्वियसली पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में हर कोई पढ़ता है, सेकंड में भी पढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि 14th एंड जो है ना सेंचुरी हमारे पास 15 आती है। उसमें हमारे पास कौन से लिटरेचर आ रहे थे? उसमें हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का लिटरेचर आ रहा था। लैटिन जो थी वो मेजर कंसर्न थी, जिसमें फोकस था फिजिकल ब्यूटी के ऊपर, है ना, ऐसा ही था ना। लेकिन फिर क्या हुआ, लिटरेचर में अचानक एक शिफ्ट आई, 16th सेंचुरी हमारे पास आ गई, जिसमें रेनेसां का लिटरेचर आ गया। वर्ड रेनेसेंस भी होता है, रेनेसां भी होता है, मुझे रेनेसां कहना पसंद है, मैं इसलिए रेनेसां कहती हूँ। ठीक है, तो रेनेसां का लिटरेचर आ गया। रेनेसां का मतलब क्या होता है? रीबर्थ, रिवाइवल, ऐसा ही हुआ था ना। तो अब जब वो रेनेसां का एज आई, उस रेनेसां की एज के अंदर क्या हुआ था? नंबर 1, मैन, ह्यूमन बीइंग पे फोकस किया गया था, मैन पे फोकस किया गया था, मैन सेंट्रल कंसर्न था, मैन की कैपेबिलिटीज सेंट्रल कंसर्न थी। और इसके अलावा वहाँ पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था वो ह्यूमनिस्टिक लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था। दूसरा की फीचर क्या था? साइंटिफिक डिस्कवरी। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, गैलीलियो अपनी जो है टेलीस्कोप की बेस पे फेमस हुआ, वास्को दा गामा का नेम आ गया, मतलब साइंटिफिक डिस्कवरी होना शुरू हो गई। लोगों के जो माइंड थे वो रीजनिंग होना शुरू हो गए। ऐसा ही हुआ था ना। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। गॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैन रिस्पॉन्सिबल है। मैन के साथ बुरा होता है तो उसकी अपनी वजह से होता है, मैन के साथ अच्छा होता है तो उसकी अपनी वजह से होता है। रेनेसां में ये कहा गया था ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, मैन पे फोकस जब किया गया तो यहाँ से ही ह्यूमनिज्म की बात शुरू कर दी गई।
वही सारी बातें की गई जो कि लिबरल ह्यूमनिज़्म में आनी है, लेकिन तब उस थ्योरी का, इस कॉन्सेप्ट का, इस फ़िलॉसफ़ी का कोई प्रॉपर नेम नहीं रखा गया था। ये नेम बाद में रखा गया फर्दर एडिशन के साथ। अगर काफ़ी पीछे जाएं तो क्या था, वेस्ट रिलीजियस सेंटर्ड था। रिलीजन तो था, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन लेटर ऑन रिलीजन जो था उसको रिप्लेस कर लिया रीज़न ने। जैसे कि रेनेसां में हम देख रहे हैं रीज़न पे बात की जा रही है, ये हुआ तो कैसे हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ। लॉजिकल माइंड, रीजनिंग माइंड हो गए थे रेनेसां के अंदर लोगों के। रेनेसां के बाद तो और भी ज़्यादा हुए थे, रेनेसां में फिर भी इतने नहीं हुए थे जितने रेनेसां के बाद हुए थे। और वो कब हुए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुए थे। अच्छा, पहले मैंने बताया क्या पॉइंट, कि वेस्ट जो था वो रिलीजन सेंटर था। उसके बाद रिलीजन जो था वो वाज रिप्लेस्ड बाय रीज़न, ये हुआ। अब रीज़न क्या है, मतलब मैन ने सोचना है, मैन ने सब कुछ करना है, और मैन जो था उसका माइंड वही मेन कंसर्न बन गया। फिर आते जी हमारे पास मैथ्यू आर्नोल्ड, उन्होंने कहा कि ना रिलीजन को लिटरेचर के साथ भी रिप्लेस कर दो। वो कहते हैं रिलीजन भी हम लोगों को एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ सिखाता है, किस तरह खाना है, किस तरह पीना है, किस तरह रहना है, लाइफ के क्या वेज होते हैं। कहता है लिटरेचर भी तो वही कुछ सिखाता है, तो आपने ऐसा करो रिलीजन को लिटरेचर के साथ रिप्लेस कर दो। लेकिन इनकी जो ये कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ जी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जितने भी वैल्यूज़ थे, सोशल नॉर्म्स, उसके बाद रिलीजियन नॉर्म्स, कल्चर वैल्यूज़, इकोनॉमिकल वैल्यूज़, फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। इसी से तो हमारे पास नाइलिज्म की थ्योरी आई थी। नाइलिज्म क्या है, कि लोग कहते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, यही है ना। इससे से तो हमारे एथीस्ट बनना शुरू हुए थे, कि वो लोग जो नॉन बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं। एनी हाउ, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, सेकेंड हुई, जब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि लोग जो थे वो दोबारा लिटरेचर की तरफ मूव होना शुरू हुए थे। लोगों का रिलीजन से बिलीफ हट गया था, गॉड से बिलीफ हट गया था। I.A. रिचर्ड और F.R. लेविस, ये दो बंदे थे, दो क्रिटिक थे, जिन्होंने कहा था डीकॉन्टेक्चुअलाइज द रीडिंग ऑफ लिटरेचर। फिर यहाँ से लोग जो हैं वो टेक्स्ट की तरफ आए थे। उन्होंने कहा टेक्स्ट जो है वो खुद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, वॉर हुई, सब कुछ ही मिट गया, लोगों के बिलीफ शटर हो गए, साइकोलॉजिकली सिक हो गए। तो उन्होंने कहा जो हुआ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग, टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करो। तो यहाँ से रिलीजन भी रिप्लेस हो गया लिटरेचर के साथ। तो ये बैकग्राउंड था। फिर इसके बाद 1930 से 1950s के ड्यूरेशन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट था लिबरल ह्यूमनिज़्म का, ये हमारे पास सामने आ गया। अब जो मैंने सामने लिखा है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। बैकग्राउंड आपको क्लियर हो चुका ना, कि किस तरह से लिबरल ह्यूमनिज़्म आया, पीछे क्या क्या हुआ था, इसके अंदर क्या क्या है। अब कहते हैं अ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट है। ये क्या है, एक फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट है जिसके अंदर मैन और उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो सेंट्रल कंसर्न है। A system of historically changing views that recognizes the value of the human being as an individual and his right to liberty and happiness। के human being जो है वो इंडिविजुअल है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, और जो ह्यूमन बीइंग है उनको लिबर्टी और उनको हैप्पीनेस के राइट होने चाहिए। इसकी बात की इसके अंदर। Its root at the beginning of English studies in the early 1800s and became fully articulated between 1930s to 1950s। इस दौरान जो है ये प्रॉपर वे में आर्टिकुलेट हो गया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल ह्यूमनिज़्म। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग इसकी पहले ही हो चुकी हुई थी रेनेसां के टाइम पीरियड पे, लेकिन तब प्रॉपर नेम नहीं दिया गया था। प्रॉपर नेम कब आया, 1930 से 1950s के ड्यूरेशन के अंदर, और पढ़ाया कब जाने लग पड़ा, 1800s के अंदर ही, ठीक है। और इस थ्योरी के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज ने अटैक किया। It was attacked by theories such as Marxism, feminism in the beginning in the 1960s and in तो 1960s के बिगिनिंग पे ही मार्क्सिज्म ने, फेमिनिज्म ने इसके ऊपर हिट किया, डिफरेंट थ्योरीज ने भी इसके ऊपर हिट किया था, ठीक है। अब कहता है हुआ क्या,
1840 में ऐसा हुआ था, इंस्पायर्ड अ साइंटिफिक रैशनल वर्ल्ड व्यू दैट प्लेस द नोइंग इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ हिस्ट्री एंड व्यूड द हिस्ट्री एज द प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न थॉट। कि इसमें क्या हुआ 1840 में साइंस ने प्रमोट किया, साइंटिफिक जो है वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी थी, और ये जो थ्योरी थी लिबरल ह्यूमनिज़म ये उससे बहुत इंस्पायर्ड हुई। रैशनल वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो चुका हुआ था, लोग जो थे वो रीजनिंग हो चुके हुए थे, लॉजिकल थिंकिंग हो चुकी थी उनकी, और ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बना दिया गया था। कहा गया था कि यूनिवर्स जो है ना उसको मैन की ज़रूरत है, मैन को यूनिवर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसी थ्योरी के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो इंडिविजुअल के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन है वो भी दिखाए गए। लव फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल एज ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जस्टिस, इसकी भी बात की गई इसी थ्योरी के अंदर। जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल की जो इम्पोर्टेंस है वो भी इसी के अंदर से निकली हमारे पास। जैसे कि मैंने पॉइंट लिखा है, इट सर्व एज द कैटलिस्ट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड्स रिलायंस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड बिलीव इन अ कॉमन ह्यूमन नेचर, साइंटिफिक रैशनैलिटी एंड द सर्च फॉर द ट्रुथ एज यूनिवर्सल नॉलेज एंड सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड। तो इनका जो मानना था वो ये था कि ह्यूमन नेचर कॉमन होती है, हर जगह फिक्स्ड है, ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होती। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जितने भी ह्यूमन है उनकी नेचर सेम है। साइंटिफिक जो है ना वो रैशनैलिटी रहती है। इसके अलावा इनका मानना था कि जो ट्रुथ वो यूनिवर्सल है। ठीक है, मीन्स टू से जब ह्यूमन नेचर भी सेम है तो ट्रुथ भी सेम है। तो इस बात का मतलब क्या है? फिक्सिटी ऑफ नेचर, कि सब कुछ फिक्स है, ह्यूमन नेचर भी फिक्स है तो जो ट्रूथ है वो भी फिक्स है। तो इट मीन्स कि जो हम टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों को आउटसाइड मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। एक रीडर चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए। रीडर जो है वो आइसोलेशन में टेक्स्ट को रीड करे। क्यों? क्योंकि उसने मीनिंग तो वही निकालना जो फिक्स्ड है और जो ट्रूथ है और जो सबके लिए सेम है, आउटसाइड मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म फाइंड्स मीनिंग विद इन द टेक्स्ट इटसेल्फ विदाउट एलैबोरेट प्रोसेसेस ऑफ प्लेसिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट। अब क्या है, यहाँ पे वही बात की कि टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग, ये मेन फोकस है लिबरल ह्यूमनिज्म का। जैसे कि आपको मैं कोई भी टेक्स्ट पकड़ा दूँ, आप उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो क्या कह रहे हैं ये, उस टेक्स्ट के लिए ना ही आप राइटर को देखोगे राइटर कौन है, ना आप बैकग्राउंड देखो, ना आप टाइम पीरियड देखोगे कब लिखा गया है। सिर्फ वो टेक्स्ट पकड़ो, टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग। इसको आइसोलेशन में पढ़ो आप। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, किस एज में लिखी गई, ये पढ़ने की, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनका यही मानना है कि कोई भी लिटरेचर हो, नॉट फॉर वन एज बट फॉर ऑल एजेस। जैसे कि शेक्सपियर है, पढ़ाया गया, उसको अब भी पढ़ा जाता है। शेक्सपियर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो अब भी पढ़ा जाता है और अब भी सोसाइटी से रिलेट करता है। यूनिवर्सल लिटरेचर है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ट्रुथ है, फिक्स्ड है, चेंज कुछ नहीं है उसके अंदर हो रहा। जो कल था वही आज है। और इस आइडिया को एंड पे हम देखेंगे कि रिजेक्ट भी किया गया है। एनी हाउ नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट एज इन आइसोलेशन विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, प्रेजुडाइज और आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ अबाउट द टेक्स्ट। वही बात, आइसोलेशन में पढ़ना है, सब कुछ निकाल दो, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट हो और रीडर हो। अब इसके ना कुछ टेनेट्स हैं। बैकग्राउंड आपको क्लियर हो चुका होगा, मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, कैसे आया, पीछे हिस्ट्री क्या थी, फिर किस तरह ये इमरजेंस में आया, कब ये फेमस हुआ कॉन्सेप्ट लिबरल ह्यूमनिज्म के नाम से, क्लियर हो चुका होगा। और इसमें इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग। ठीक है, टेक्स्ट खुद इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। कोई भी कॉन्टेक्स्ट, एज, हिस्ट्री और उसके बाद जो जियोग्राफिकल आइडियाज़ है, आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ हैं, जो नॉलेज है प्रेजुडाइज, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ टेक्स्ट, अकेले टेक्स्ट मैटर करती है रीडर के लिए। ये सब कुछ था। अब इसमें कुछ टेनेट्स दिए हैं उसने, उन टेनेट्स की बात कर लेते हैं हम। ये टेनेट्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। किस तरह बने? ये जो हमने सारी पीछे गपशप पढ़ी है ना, उन गपशप को देखते हुए, उन बातों को देखते हुए उन्होंने 10 पॉइंट्स इनसे निकाल लिए कि हाँ जी, इन सारी बातों के इम्पोर्टेंट टोटल 10 पॉइंट्स हैं, उनको लिख के दे दिया इन्होंने, जिसको हम थ्योरी का खुलासा भी कह सकते हैं। नंबर 1 इज़ गुड लिटरेचर इज़ टाइमलेस, ट्रांसेंडेंट एंड स्पीक्स टू व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट इन ह्यूमन नेचर। कहता है क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। जहाँ पे भी जाओ आप सेम नेचर रखते हैं वो,
वही बात अफ़गानिस्तान, अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान, कहीं भी चल जाओ, हर जगह पे ह्यूमन है, ह्यूमन की सेम इमोशन, सेम फीलिंग्स होते हैं, सेम नेचर होती है। तो इट मीन्स कि जो लिटरेचर है ना, वो भी टाइमलेस है। उसका जो एसेंस है कहीं भी हो, हर एक के ऊपर सेम ही होगा। उसकी जो क्वालिटी है वो टाइम बाउंड नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने एक पॉइंट दिया था कि जो लिटरेचर होता है वो हर एजेस के लिए होता है, किसी एक एज के लिए नहीं होता। वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल शेक्सपियर की कोट की थी, नॉट राइटिंग फॉर वन एज बट फॉर ऑल एजेस। नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। सेकंड देखते हैं, लिटरेरी टेक्स्ट कंटेन्स इट्स ऑन मीनिंग not in subordinate preference to a socio-political, literary history, historical or autobiographical context कि text itself has sufficient। text जो है उसको किसी भी outside source की ज़रूरत नहीं। ऑथर का बैकग्राउंड, कल्चर देखने के लिए, सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए, लिटरेरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट है और रीडर है। टेक्स्ट रीडर ओरिएंटेड थ्योरी है ये, जिसके अंदर टेक्स्ट होगी, रीडर होगा, आइसोलेशन में बैठकर रीडर खुद पढ़ेगा, उसको किसी भी आउटसाइड मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा आपको। थर्ड पे बात करते हैं, टेक्स्ट देयरफॉर स्टडीड इन आइसोलेशन विदाउट आइडियोलॉजिकल असम्पशंस और पॉलिटिकल कंडीशन, गोल ऑफ क्लोज वर्बल एनालिसिस टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ इज इट रियली इज़। वही पॉइंट रिपीट हुआ है, मतलब उसमें कह दिया कि इसका खुद का मीनिंग है और इसमें कह दिया इसलिए इसको चाहिए कि आप अकेले पढ़ें, कोई भी बैकग्राउंड देखे बगैर, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशंस हैं उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लोज रीडिंग करें। क्लोज वर्बल एनालिसिस क्या होता है? क्लोज रीडिंग, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग यही होता है कि कोई भी आउटसाइड मटेरियल हो, कोई भी सोर्स हो, उसको छोड़कर टेक्स्ट को आइसोलेशन में पढ़ना इज़ नोन एज क्लोज रीडिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्थ पे बात करते हैं, ह्यूमन नेचर अनचेंजिंग, कंटिन्यूटी वैल्यूड ओवर इनोवेशन। के वही बात जो हमने फर्स्ट में पढ़ी थी कि ह्यूमन नेचर जो है वो अनचेंज होती है, हर जगह सेम रहती है ह्यूमन नेचर। इसीलिए इनोवेशन की जगह कंटिन्यूटी ही चाहिए कि जो चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है वही चीज़ प्रोड्यूस होती रहे, जो जैसी लिखी जा रही है वैसे ही लिखती जाती रहे, क्योंकि नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, नेचर चेंज नहीं होती, तो इसीलिए कंटिन्यूटी ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, individuality as a sense securely possessed by each transcendent subject distinct from forces of society, experience and language। तो यहाँ पे ये बताया कि जैसा कि ह्यूमन नेचर जो है वो टाइमलेस है, ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज नहीं होती, तो इट मीन्स जो इंडिविजुअल एसेंस है वो भी टाइमलेस है। एसेंस क्या होता है? एसेंस में हमारे पास नेचर आ जाती है, सोसाइटी हो, एक्सपीरियंस हो, लैंग्वेज हो, उन सब के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल भी वही है, सोसाइटी भी वही है, लोग भी वही हैं, तो उनकी जो नेचर है वो भी सेम ही रहती है। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ लिटरेचर टू इन्हांस लाइफ इन अ नॉन प्रैग्मेटिक वे। इसका मतलब क्या है? लिव लाफ ब्यूटीफुली। कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे हर पर्सन को अंडरस्टैंड करना है, कैसे ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करना है, ये सब कुछ जो है हम लोगों को लिटरेचर सिखाता है, इन्हांस करता है इसको लाइफ के अंदर इन अ ब्यूटीफुल वे। तो हमें ये डायरेक्ट करता है किस वे में, यानी कि प्रोपेगेंडा नहीं होता, किस तरह से अच्छे से रहना है, हंसी खुशी रहना है, सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब कुछ सिखाता है हमें लिटरेचर। तो इन शॉर्ट सोसाइटी में किस तरह से रहना है, उनके वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, सब किस तरह से अंडरस्टैंड करने हैं, उनको एक अच्छे वे में हम तक पहुँचाता है लिटरेचर। फॉर्म एंड कॉन्टेंट फ्यूज ऑर्गेनिकली इन लिटरेचर। जो फॉर्म और कंटेंट होते हैं वो टू बी होल होना चाहिए, यानी कि फॉर्म और कंटेंट एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हो कि कंटेंट से ही फॉर्म आए और फॉर्म से ही कंटेंट आए। नेक्स्ट है, सिंसियरिटी रिजाइड्स विद इन द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर नोटेड बाय द अवॉइडेंस ऑफ क्लिश और इन्फ्लेटेड स्टाइल सो दैट द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स इज अबॉलिश्ड। यानी कि टेक्स्ट मस्ट बी ब्यूटीफुल, खूबसूरती हो उसके अंदर, किसी भी किस्म की आर्टिफिशियलिटी ना हो, बट ब्यूटीफुल जो है ना, टेक्स्ट ब्यूटीफुल वे में लिखा हो। अगर ब्यूटीफुल वे में लिखा हो तो इट मीन्स वहाँ पे आपके साथ जो रीडर है, जो राइटर है, उसकी सिंसियरिटी है उसके वर्क के साथ। शोइंग वैल्यूड ओवर टेलिंग, कंक्रीट इन एनेक्टमेंट बेटर देन एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन। आइडियाज़ जो है उनको एक्ट करके दिखाया जाए, बता कर ना दिखाया जाए।
एक्शन ज़्यादा मैटर करता हो उनके अंदर। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म शुड इंटरप्रेट द टेक्स्ट unencumbered by theorizing, by preconceived ideas, must trust instead to direct empirical sensory encounter text। जो क्रिटिसिज्म है ना वो डायरेक्ट होना चाहिए, जो रीडर रीड करते हुए फील करता है ना उसके साथ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फैक्चुअलिटी बेस होना चाहिए रेदर देन थियोराइजिंग। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट क्रिटिसिज्म होना चाहिए जो कि रिलाय करता हो फैक्चुअलिटी पे और सेंसरी इनकाउंटर पे टेक्स्ट के। तो ये थे हमारे बेसिकली 10 टेनेट्स जो कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम जो रिकरेंट आइडियाज़ हैं क्रिटिकल थेरी, जो थेरी हमने भी पढ़ी है उसके बारे में जो अब प्रेजेंट आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये है मैनी नोशंस दैट वी हैबिचुअली रिगार्डेड एज फिक्स्ड एंड रिलायबल एसेंसेस। वो बेसिकली क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लूइड है, अनस्टेबल है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो मतलब क्या है, उनमें फिक्सिटी नहीं है। जो हमने कह दिया ना कि फिक्सिटी है, फिक्सिटी किसी चीज़ में नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है, फ्लूइड है, चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम कोई भी ट्रुथ जो एब्सोल्यूट ट्रुथ वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट लिबरल ह्यूमनिज्म की निगेशन कर रहा है। अब इसने कहा था लिबरल ह्यूमनिज्म की जितनी भी थिंकिंग है वो सबकी सब सेम होंगी क्योंकि सारे के सारे लोग सेम हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, कहते हैं जितने भी लोग हैं ऑल थिंकिंग अफेक्टेड एंड लार्जली डिटरमिन्ड बाय द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स। तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स के ऊपर बेस करते हुए जितनी भी थिंकिंग है वो सबके सब अफेक्ट होती हैं, तो वो भी सेम नहीं होती, उसमें भी चेंजिंग आती रहती हैं। थर्ड वन है लैंग्वेज कंडीशंस एंड लिमिट्स व्हाट वी सी एंड ऑल रियलिटी इज़ अ लिंग्विस्टिक टेक्सचुअल कंस्ट्रक्ट। कहते जितनी भी रियलिटी है वो लिंग्विस्टिक और टेक्सचुअल क्रिएशन है, और जो भी हम देखते हैं लैंग्वेज उसको इफेक्ट्स भी करती है और लिमिट्स भी करती है। नेक्स्ट है ऑल टेक्स्ट आर वेब्स ऑफ कंट्रोडिक्शन विद नो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील्स टू रेंडर जजमेंट। जितनी भी टेक्स्ट है वो टैंगल्ड हुई होती है, उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी होती है, और इस इनकन्सिस्टेंसी की बेस के ऊपर हम टेक्स्ट को जो अकेला है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर वे में हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं निकाल सकते, कोई जजमेंट नहीं दे सकते। नंबर 5 जिसके अंदर उसने ये हाईलाइट किया कि हम किसी भी आउटसाइड सोर्स को छोड़ नहीं सकते और ह्यूमन नेचर भी सेम नहीं रहती। तो फाइनली वन कैन कंक्लूड दैट ये क्या है, ये जो 5 कंक्लूजन हमने जो पॉइंट्स निकाले हम लोगों ने, अब वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फर्दर आने वाली थ्योरी का कॉज बनेंगे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा लिबरल ह्यूमनिज्म में दैट इज़ नोन एज थ्योरी बिफोर थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ा, और अब जो हम पढ़ रहे हैं मतलब जो हमने अब पॉइंट्स निकाले हैं एंड पे थ्योरी पढ़ने के बाद, ये आने वाली थ्योरी का कॉज बन रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स इज़ परवेसिव, मीन्स कोई भी चीज़ है वो पॉलिटिक्स से फ्री नहीं है, हर चीज़ इफेक्ट होती है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर। सेकेंड है लैंग्वेज इज़ कंस्टिट्यूटिव, मीन्स लैंग्वेज जो है वो हर चीज़ बताने वाली है, हर चीज़ लैंग्वेज बनाती है। व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ नॉट रियलिटी, वो भी लैंग्वेज ही बनाती है। हर चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट है ट्रूथ इज़ प्रोविजनल, कि कोई भी यहाँ पे वैलिड ट्रूथ नहीं है। क्या आप कहते हैं ना ट्रूथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड कुछ नहीं है, कि जब भी एक पर्सन का माइंड बदलता है ना साथ ही ट्रूथ भी बदल जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ बिरयानी बहुत अच्छी होती है, कुछ दिनों बाद मेरा कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया, मैं कहती हूँ बिरयानी अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या हो गया, पहले मैं कुछ कह रही थी अब मैं कुछ कह रही हूँ। तो ट्रूथ क्या है, प्रोविजनल है। जैसे कि पर्सन का माइंड चेंज होता है वैसे ही ट्रूथ चेंज हो जाता है, जैसे ही टाइम पीरियड चेंज होता है वैसे ही ट्रूथ चेंज हो जाता है। मीनिंग इज़ कंटिजेंट। इसका मतलब है कि जो मीनिंग्स है ना वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वो बनाए जाते हैं, खुद ब खुद बने नहीं होते हैं। ह्यूमन नेचर जो है ना उसकी ह्यूमन बीइंग जो है ना उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन की नेचर होगी वो वैसे के वैसे ही मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा, वैसे के वैसे मीनिंग बनाएगा। ठीक है, तो जो लिबरल ह्यूमनिज्म कह रहा है वो कॉन्सेप्ट एक्यूरेट नहीं है। तो ये कंक्लूजन दिया एंड पे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।